नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार के उस सियासी संग्राम की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी बिसात हर पॉलिटिकल पार्टी ने बिछा दी है और अपने अपने तरीके से 2025 को साधने के लिए कह सकते हैं कि हर ऐसे प्यादे से लेकर सिपाही से लेकर मंत्री तक को दांव पर लगा दिया है। यूं ही जीतन राम मांझी का बयान नहीं बदला है। यूं ही जीतन राम मांझी का बयान चिराग को लेकर सॉफ्ट नहीं हुआ है। ये सियासत है और इस सियासत को समझने की जरूरत है। यूं ही नीतीश के तमाम योद्धा कहें या तमाम सिपह सालार कहें या तमाम उनके तर्कस के जितने तीर अभी फिलहाल बचे हुए हैं जिला सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान भले ही 28 नवंबर के गांधी मैदान की रैली को स्थगित कर दिया हो, लेकिन उनकी यात्रा की व्यवस्था बिछा दी गई है। उनकी पार्टी के लोग, उनके सांसद, उनके आने वाले यात्रा की तैयारी में मीटिंगों का सिलसिला तेज कर दिया है। और बीजेपी कहने की जरूरत नहीं है, बीजेपी पूरी तैयारी में है और दिसंबर तक सभी जिले के अध्यक्ष की ही घोषणा नहीं करने वाले हैं। 15 जनवरी से एक रहो सेफ रहो के नारों के साथ एनडीए घटक दल के सभी नेता एक साथ बिहार के भ्रमण पर निकल रहे हैं। मतलब क्या है? चुनाव में अगर बात करें तो अभी 10 महीने का वक्त है, लेकिन 10 महीने पहले ही सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने रण बांकुड़े को अपने कह सकते हैं कि दुर्ग से बाहर क्यों निकाल दिया है। या सब जो आराम फरमा रहे थे या यूं कहें कि थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में थे, वो सारे के सारे मैदान में अचानक क्यों उतरने को आतुर है। संकेत साफ है कि चुनाव बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बाद किसी भी समय घोषित हो सकता है। और ये मैं खबर पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि एनडीए घटक दल अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कमर कस दिया है। ये मैं एक आधिकारिक सोर्स के हवाले से नहीं कह रहा हूं, ये मैं एक ऐसे आधिकारिक कह सकते हैं कि संकेत के आधार पर कह रहा हूं जो संकेत जता रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ना है, लेकिन नवंबर तक इंतजार नहीं करना है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली के साथ तो अब चुनाव नहीं हो सकता है, बिहार को अलग से चुनाव कराना होगा और उसकी तैयारी में हर कोई लग गया है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन जो अभी तक सोई हुई है, 4 दिसंबर से तेजस्वी निकलने वाले हैं, खबर तो ऐसी है। लेकिन जिस तरीके की बिसात एनडीए ने बिछाई है और तमाम एनडीए घटक दल के बीच आपसी खींचतान की जो बातें आ रही थी, उसको जिस तरीके से विराम लगाने की कोशिश हो रही है, संकेत साफ है कि पर्दे के पीछे कुछ न कुछ बड़ी बातें चल रही हैं। और पर्दे के पीछे वो क्या बातें हो सकती हैं? कौन है जिसके प्रति घटक दल के लोग ईमानदार हैं? कौन है ऐसे नेतृत्व करने वाले जिसको लेकर घटक दल के नेता सहज हो, चाहे वो चिराग हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो। एक ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई सहज नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी सियासत जोड़ घटाव में अक्सर किसी न किसी रूप में तमाम जो योद्धा हैं उनको
हैसियत में लाते रहे हैं, इसलिए दुश्मन नंबर 1 वो हैं, लेकिन मजबूरी है, जरूरी है कि उनके बगैर बिहार के सत्ता के शिखर पर पहुंचना फिलहाल सहज नहीं है। लेकिन सवाल आज वो नहीं है, सवाल ये है कि बिहार का विपक्ष जो पिछले 5 वर्षों के दौरान 19 से लेकर अब 25 तक आने को है, सत्ता में कैसे आए, सत्ता में कैसे बने रहें, इसकी जुगत में बिता दिया तो कोई बड़ी, ये मतलब यही मतलब है। पूरे 4 वर्ष तेजस्वी इसी जुगत में रह गए कि कब चचा का आशीर्वाद मिल जाए और हम मंत्री बन जाए, और लगभग 17 महीने वो मंत्री रहे भी। लेकिन इस दौरान उन्होंने जो खोया है शायद उसका एहसास उनको नहीं है। बिहार की राजनीति में या किसी भी प्रदेश की राजनीति में 10 वर्ष बहुत मायने रखता है, और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में 9 वर्ष पूरा हो गया है और अब 10वें वर्ष में वो प्रवेश कर रहे हैं। और इस बार अगर सत्ता में उनकी वापसी नहीं हुई तो कह सकते हैं कि 2 इंड का बोर्ड लगना तय है, क्योंकि अब बहुत हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला, विपक्ष के नेता के रूप में भी और सत्ता में मंत्री के रूप में भी। लेकिन 2015 के शुरुआती दौर में जब आप नीतीश के साथ, चचा के साथ मंत्रिमंडल में आए थे तो एक चमक दिखा था। लेकिन वो, और उस दौर में आप नेता प्रतिपक्ष भी बने तो चमक दिखा था, और उस चमक का कहीं न कहीं एक प्रभाव 2020 के चुनाव में दिखा। लेकिन 2020 से लेकर 2024 तक लगा ही नहीं कि तेजस्वी राजनीति भी कर रहे हैं, लगा ही नहीं कि तेजस्वी एक बिहार के सबसे बड़े दल के नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं, लगा ही नहीं कि वो राजनीति में दिलचस्पी ले रहे हैं। और उसका रिजल्ट सामने रहा 2019 का, मतलब वो दौर लोकसभा देखिए और 2024 का लोकसभा देखिए, मतलब कमोबेश एक ही जैसा रहा रिजल्ट। उस रिजल्ट से उन्होंने सीख नहीं लिया। ये अलग बात है कि लालू यादव जातीय समीकरण के सहारे कुछ चीज़ें साधने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन A to Z की जो बात तेजस्वी कर रहे थे वो A to Z से बाहर कहें या A to Z की जो राजनीति है उस तरफ तेजस्वी अपने आप को बढ़ा ही नहीं पाए। और आज हालात ये हैं कि पूरे इस महाभारत में तेजस्वी अकेले खड़े हैं। तेजस्वी के साथ वही स्थिति है जो एक दौर में राहुल के साथ था। पूरी सोसाइटी राहुल को पप्पू कहने में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। हर कोई राहुल को पप्पू कहना शुरू कर दिया था और उसने फिर कम बैक किया, और आज राहुल एक चुनौती है, इस बात को बीजेपी भी स्वीकार करती है। लेकिन पिछले 10 वर्षों के दौरान सत्ता में रहे तब या सिर्फ सत्ता के बाहर रहे तब तेजस्वी कभी ये स्थापित करते हुए नहीं दिखे कि मैं नेता हूं। और यही संकट 2025 के चुनाव में उन्हें 2010 की तरह हाशिए पर पहुंचा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो राजनीति की है और लालू यादव ने जो राजनीति की कि तेजस्वी को हमको स्थापित करना है। तो एक होता है ना कि सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन सका, क्रिकेट भी नहीं खेल पाया। हालांकि वो अपने बेटे को स्थापित करने की कोशिश किए या नहीं किए पता नहीं, लेकिन सुनील गावस्कर का भी नहीं हुआ। और हमें लगता है कि सचिन तेंदुलकर भी दूसरा उदाहरण है। गावस्कर दिखे अपने बेटा को स्थापित करने में भागदौड़ करते हुए, कुछ लॉबिंग करते हुए गावस्कर दिखे, सचिन तेंदुलकर कभी दिखे नहीं। लेकिन लालू यादव तो दिख रहे हैं कि हम अपने बेटे को स्थापित कर दें, और उस बेटे को स्थापित करने में जो सियासी बिसात वो बिछा रहे हैं, वही बिसात तेजस्वी के राजनीतिक जीवन पर विराम लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वो बिसात क्या था? बिहार की राजनीति में
ऐसे लोगों को उभरने ही नहीं देना है जो सो कॉल्ड तेजस्वी को चुनौती दे सके। सो कॉल्ड इसलिए हम कर रहे हैं कि आज बिहार की राजनीति में चिराग कितना भी बड़ा नेता क्यों नहीं हो जाए, तेजस्वी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, अगर साथ वो चुनाव लड़ता है तो भी। तो मतलब क्या है? मतलब लालू भी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स पे भरोसा किया कि हमारा बेटा के आसपास कोई ऐसा नेता नहीं दिखे जो मेरे बेटा को चुनौती दे सके। और इस सिंबॉलिक पॉलिटिक्स की वजह से इनके हाथों से जो इनका परंपरागत वोटर था मुसलमान, आज खिसकता हुआ दिख रहा है। परंपरागत वोटर जो इनका राजपूत था वो इनके हाथों से बहुत दूर तक चला गया। जो परंपरागत वोटर यादव था वो यादव भी अब बैलेंस बनाने लगा है। और बाकी कास्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। यही 2-3 कास्ट ऐसा था जिस कास्ट के सहारे ये 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया, और अब वो सारा कास्ट कॉम्बिनेशन इनके हाथों से फिसलता हुआ साफ दिख रहा है। ऐसे में तेजस्वी के हाथों में विकल्प क्या है? क्योंकि तेजस्वी जनता के सामने जब खड़े होते हैं तो उनके साथ उनके पिता का वो विरासत भी खड़ा रहता है, जो विरासत जंगल राज चीख चीख कर कहता है। और उस विरासत को बदलने का 2 बार मौका इनको मिला। 2015 में भी मौका मिला और फिलहाल इनको इस बार भी मौका मिला, लेकिन वो स्टैंड लेते हुए नहीं दिखे। चाहे वो सुधाकर सिंह का इशू हो, शायद सुधाकर सिंह का इशू पे अगर ये नीतीश से स्टैंड ले लेते तो भले सरकार गिर गई होती। आज नीतीश के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करने की स्थिति में तेजस्वी यादव होते। कई ऐसे मौके मिले जिस मौके को वो भुना सकते थे, जिस मौके के सहारे नीतीश को चुनौती दे सकते थे। बीजेपी तो लड़ाई में है ही नहीं। मतलब बिहार की राजनीति में बीजेपी लड़ाई में नहीं है, ये तय मानिए। और न बीजेपी की हैसियत है कि सीधी लड़ाई में वो तेजस्वी यादव को परास्त कर सके। उसको भीष्म पितामह की तरह सामने में तीर धनुष के साथ नीतीश जैसा योद्धा को खड़े रखना तो पड़ेगा, चाहे भले वो मुखौटा ही क्यों ना हो। उसके बगैर इस सेना को परास्त करना मुश्किल है। तो बीजेपी की तो बात ही नहीं है। बीजेपी न जंगल राज कहने की स्थिति में है, न जंगल राज का इंपैक्ट पड़ने वाला है बीजेपी के कहने से। इंपैक्ट पड़ने वाला है तो सिर्फ नीतीश और नीतीश के कहने पर, जो आज भी उस नैरेटिव को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि तेजस्वी के पास विकल्प क्या है। पटना छोड़िए, अपने दैन दैन की जिंदगी से बाहर निकलिए। आप ये सोचिए ये आपका आखिरी पाली है, आपके राजनीति का ये आखिरी पाली है। और इस पाली में अगर अपने आप को नहीं संभाल पाए तो फिर इतिहास आपको दोबारा मौका देने वाला नहीं है। ये तय मानिए, ये तय मानिए कि नीतीश जिस राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी मनोरमा देवी आपके पास से गए हैं, नवादा वाले भी गए, और धीरे धीरे और यादव छत्रप को वो तोड़ लेंगे चुनाव आते आते, ये भी तय मानिए। क्योंकि आपके कैंप में इस बात को लेकर दहशत है। हर विधायक, अभी तक हमको लगातार इस सत्र के दौरान लगभग 40-45 राजद के विधायकों से हमारी बात हुई है। हर कोई सशंकित है कि हम जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और जब चुनाव मैदान में जाने से पहले आपके योद्धा के दिल में अगर ये डर बैठा हुआ है कि हम जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो फिर ऐसे हारे हुए योद्धा के सहारे आप चुनाव जीतने की बात सोच कैसे सकते हैं? बड़ा सवाल है। आपका हर एक विधायक डरा हुआ है कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जदयू के भी कई ऐसे विधायक हैं जो आपके साथ जा सकते थे, क्योंकि वो जदयू में असहज नहीं है, लेकिन वो भी कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि उनको भी इसी बात को लेकर खतरा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बड़ा सवाल है। और जब लीडरशिप पर ये अभरोसा हो जाए कि हम चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं, खेल क्रिकेट जीत पाएंगे कि नहीं, तो फिर उस लीडरशिप क्या कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गया। भरोसा ही नहीं है, तो फिर ये भरोसा आएगा कहाँ से? सीधे उतरिए और जिस गलती को आप दोहराए हैं, जिस गलती
की वजह से आज आप इस स्थिति में पहुंचे। आप ये मान के चलिए कि आप 2010 वाली स्थिति में हैं। डबल डिजिट में आरजेडी बिहार में पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात होगी, सो कह देते हैं। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो फिर ऐसे में इस चुनावी बिसात को, ये जो बिसात बिछाई जा रही है, इस बिसात में टिके रहने के लिए मुकेश सहनी जैसा, कह सकते हैं कि सांकेतिक जो पॉलिटिक्स है ना, उससे नहीं होने वाला है। मछली खा के हेलीकॉप्टर में घूमकर राजनीति नहीं साधी जा सकती है। रोड पर उतरना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा। कितना आक्रोश है नीतीश और बीजेपी के खिलाफ, इसका आइडिया शायद आपको नहीं हो, शायद आपको इसकी आइडिया इसकी ये चीज आप नहीं समझ रहे हैं। आप अपनी बहन को, आप अपनी माँ को राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ाइए। महिलाओं के बीच जाने के लिए प्रेरित करिए अभी से ही। महिलाओं के बीच जाकर वो ये जो माहौल है शराबबंदी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, ये बात करने वाली, ये बात की चर्चा होनी चाहिए हर चौपाटी पर। 2025 की सारा समीकरण ध्वस्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। याद रखिएगा, परीक्षा में जिस स्तर पर धांधली हुई है, परीक्षा में जिस तरीके का खेल चल रहा है, बिहार में भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम पर है, ब्यूरोक्रेसी चरम पर है, ब्यूरोक्रेसी का नौकरशाही का जो एकदम उग्र रूप देख सकते हैं या नंगा नाच देख सकते हैं, वो चरम पर है। लेकिन बिहार की जनता विकल्पहीनता का शिकार है, क्योंकि सामने जो विकल्प है उस विकल्प के बारे में ये दिखाया जा रहा है कि ये भूत है, उधर मत जाओ। रात के अंधेरे में जो चीजें दिखाई जाती है ना, बच्चा को डराया जाता है, उधर उधर मत जाओ, उधर भूत रहता है। तो जो विकल्प है उस विकल्प की छवि भूत जैसी छवि है, हर किसी को डराया जाता है और उस डर को निकालने में विपक्ष कामयाब नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि तेजस्वी या तो जनता के बीच जाए, ऐसे लोग, कन्हैया पप्पू यादव जैसे लोग हैं, उन लोगों को जोड़े, भाकपा माले के जो लोग हैं उनको जोड़े, सामूहिक तौर पे अटैक करे सरकार पर। इस विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरीके से उन्होंने अयोग्यता के लिए जो दल बदल कानून के दायरे में जो विधायक आ रहे थे, उसको लेकर जो मुहिम उन्होंने चलाई, अगर यही मुहिम अगर अंडर टेबल डील नहीं करते तेजस्वी, और ये सदन के आखिरी दिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ विधायक आ गए थे, सारे के सारे विधायक अगर सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए होते तो आज बिहार की राजनीति की फिजा कुछ और होता है। तो ये जो है ना, हम लोग क्या कहते हैं, सांप छुछुंदर वाला हाल, कक्का का चेहरा भी देखते हैं और सियासत को भी देखते हैं, नहीं चलेगा। ऐसे में ससरफानी से कहते हैं ना कि ससरफानी लग के खत्म कर लिया। तो अब कक्का का अगर चेहरा देखते रह गए तो ये तय मानिए कि 2025 में आपकी वो दशा होगी जिसकी कल्पना लालू यादव और राबड़ी देवी सपना में भी नहीं कर रहे हो।